अब पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक। ठीक है, जो अपने पहले नेट समय में बात की थी डेनियल सेल के लिए, अब अपन साम्य स्थिरांक याद करते हैं। देखिएगा साम्य स्थिरांक क्या है ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि जैसे जो आपका डेनियल सेल है, डेनियल सेल में आपके जिंक की रॉड है वो आपके पिघल रही है। ठीक है, वो पिघल रही है तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या पिघलती जाएगी, एक समय रुक जाएगी। भले लाइन से तो लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए जिंक की रॉड है, उधर कॉपर की रॉड है, तो जिंक की रॉड एक समय के बाद पिघलना धीरे धीरे कम होगा कम होगा कम होगा, रुक जाएगी। पिघलना बंद मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जाना बंद। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब वो क्षण नेगेटिव नहीं होगी, क्षण नेगेटिव नहीं होगी तो उस वेले जो कॉपर आयन यहाँ जमा नहीं होंगे। अब कॉपर आयन जमा नहीं होंगे, अब इलेक्ट्रॉन हमारे इधर हो नहीं रहा है तो धारा होगा नहीं, तो विभव क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। इस अवस्था को जहां दोनों ओर विलयन में आवे जो आपके आयन की सांद्रता स्थिर हो जाती है, इस अवस्था को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। देखिए बात करते हैं, देखिएगा तो साम्य की अवस्था में क्या होगा, इस सेल का सेल वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर क्या होगा, साम्य की अवस्था जैसे मान लो मैं कह देता हूं ये जिंक प्लस आपके कॉपर 2 प्लस आयन से आपके ये सामने जिंक आयन और प्लस क्या है, कॉपर। ठीक है, कॉपर। ठीक है, इसके लिए साम्य स्थिरांक कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जिंक आयन की सांद्रता इनटू कॉपर की सांद्रता अपॉन जिंक की सांद्रता इनटू कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक है, अब चूंकि धातु की सांद्रता हमेशा क्या होती है, इकाई होती है, तो कॉपर धातु और ये जिंक धातु की सांद्रता इकाई 1 मोल और 1 मोल के दो सांद्रता 1 मोल होती है, सांद्रता होती है वो 1 होती है। ठीक है, एकम के दो। ठीक है, तो ऐसे केस में Kc बराबर क्या हो जाएगा, जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन, तो जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन को मैं कैसे कह सकता हूं, तो इस समीकरण में कैसे लिखूंगा, Kc ई सेल बराबर क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस में आपके 2.303 आपके RT अपॉन NF log 10 बेस में Kc। ठीक है, मैंने वापस इसके मान को उसमें तब्दील कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये मान जो है वो क्या होगा, उस साम्य अवस्था पर कुल साम्य अवस्था पर क्या होगा, जो सेल का विभव है ई सेल है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा इधर आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2.303 आपके RT अपॉन NF log 10 बेस में Kc। ठीक है, अब देखो इसको पूरा इधर भेज देंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा NF E नॉट सेल बराबर 2.303 RT log 10 बेस में Kc। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिएगा यहाँ पर मैं दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर लेता हूँ। दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, ऐसे केस में हो जाएगा आपका माइनस NF ई सेल बराबर क्या होगा, माइनस में 2.303 RT log 10 बेस में Kc। अब ये पूरा क्या होता है, डेल्टा G। क्या होता है, डेल्टा G। चूंकि ये नॉट है तो ये डेल्टा G नॉट हो जाएगा। इसे बोलेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। इसे क्या बोलेंगे, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बराबर क्या होगा, माइनस में 2.303 RT log 10 बेस में Kc। ये आपके हो गया आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का साम्य स्थिरांक संबंध। इस प्रकार अपन डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस देखिए डेल्टा G नॉट बराबर माइनस में 2.303 RT log 10 बेस में Kc। कई बार ऐसा लिखा मिलता है कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो आपने लिखा हुआ है, डेल्टा G नॉट बराबर क्या है, माइनस में 2.303 RT log 10 बेस में Kc। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि या कहूं तो मैं डेल्टा G नॉट बराबर माइनस में, इसको मैं इस बेस में ई बेस में लेके जाऊं तो ऐसे केस में क्या होगा, RT log ई बेस के दो ln के दो log ln Kc। ऐसे प्रकार के
और पहला था अपने विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल। ठीक है, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, जैसे सेल क्या, ये कैसा होता है, इसे डेनियल सेल के बारे में पढ़ लिया, डेनियल सेल के बारे में पढ़ा तो उसमें अपने जिंक का और कॉपर का पूरा निकाला, वो कैसे निकाला, एसएच की हेल्प से निकाला, एसएच की हेल्प से अपन कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा, वो ज्ञात कर लिया। उसके बाद में अपन ने देखा, अपने ईसीएस पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाल लिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाल ली। उसके बाद में मैंने कहा नैंड समीकरण क्या होती है, नैंड समीकरण देख ली अपन ने। ठीक है, उसके बाद में नैंड समीकरण से अपन ने आपके डेनियल सेल के लिए भी निकाल ली। उसके बाद में अपन ने सेल के द्वारा किया हुआ कार्य क्या होगा, मुक्त डेल्टा जी, अपन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालते हैं, साम्य संबंध क्या होता है, ये पूरा अपन ने चर्चा कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप का, जो सेकंड टाइप के सेल होते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जैसे नाम से स्पष्ट है, मैंने पहले वहां बताया था, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन सेलों को बोलते हैं अपन विद्युत रासायनिक सेल। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बाकायदा अपने देखा था, जिंक से विलयन लिया, इधर कॉपर से विलयन लिया, लवण से तू लेकर जोड़ दिया, उसको तार से वोल्टमीटर जोड़ दिया, वोल्टेज प्राप्त हुई। इस बात का परिचायक है कि अपन ने केमिकल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन ने चेंज कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब अपन सेकंड टाइप की सेल बारे में पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल, जो इसका उल्टा कार्य करते हैं। मतलब ऐसे सेल जो विद्युत ऊर्जा को आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उन सेलों को अपन बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। मतलब विद्युत का प्रवाह होना, विद्युत के माध्यम से केमिकल रिएक्शन का संपन्न होना जिस सेल में होता है, उस सेल को बोल देंगे विद्युत अपघटनी सेल। एक यहाँ नाम आ रहा है अपघटनी सेल, अपघटनी है ना। इनको जानने से पहले अपन जानते हैं कि किस तरह धारा का प्रवाह, अच्छा जैसे अपन बैटरी की सहायता से अपन रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, बैटरी की केमिकल, बैटरी की जो आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपन किस तरह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी से अपन रिएक्शन संपन्न कराएंगे, कैसे कराते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि चालक क्या होता है। देखो चालक क्या होता है, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे धारा का प्रवाह हो पाता है, उन्हें अपन चालक कहते हैं। जिनमें धारा प्रवाह होगा, जैसे मान लीजिए इनमें कौन की धातुएं जो होती है, उसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन में जिस तरह प्रवाह हो जाता है। ठीक है, लोहा है, उससे इलेक्ट्रॉन धातु है वो भी। ठीक है, लोहा है, सिल्वर है, जितने भी धातुएं हैं जो आपके जिनमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, वो भी आपके क्या होते हैं, चालक होते हैं। और कुछ आपके मैं कहूँ कि अधातुएं भी है, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है, अधातु होते हुए भी वो आपके चालक की बात व्यवहार करती है। ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसकी वो संरचना के माध्यम से होता है। ठीक है, और ये बात करते हैं चालक है, तो चालक आपके होते हैं, आपके एक चालक हो गया, एक हो गया कुचालक, एक होते हैं कुचालक, एक हो गया चालक, एक हो गया कुचालक। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, जब इनमें क्या होगा, धारा का प्रवाह संभव होता है, प्रवाह संभव है, उसे बोलेंगे अपन चालक कहेंगे। जिनमें संभव नहीं होता है उन्हें बोले कुचालक। जैसे लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक है, इत्यादि पदार्थ है जिनमें आपके धारा प्रवाह नहीं होता है, तो वो आपके कुचालक की बात व्यवहार करते हैं। ठीक है, अधातुएं जो होती है बेसिकली सामान्यतः क्या होती है, कुचालक होती है। इधर चालक के बारे में बात कर रहे हैं, तो धारा का प्रवाह संभव होता है, उन्हें चालक कहते हैं। और अर्धचालक होते हैं, वो दोनों बीज के रूप में कार्य करते हैं, जैसे आपके सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वो आपके आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चालक है, धारा का प्रवाह होता है, ये बात मैंने आपको पहले भी जिक्र करी है। अब वापस बात करते हैं कि धारा का प्रवाह केवल तभी संभव होगा जब उसमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या मुक्त आयन होंगे। ठीक है, मुक्त आयन होंगे। ठीक है, दो स्थितियां हैं, दो ही स्थिति है, आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, नहीं है तो जान ले कि धारा का प्रवाह केवल दो ही स्थिति में संभव होता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त आयन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि धातुओं में होते हैं,
तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि चालक को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं धात्विक चालक और जिसमें आयनों की वजह से होता है उन्हें बोलते हैं आपके विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक जो अपना टॉपिक है, अपघटनी सेल, वो इसी रूप में आएगा ये चालक। ठीक है, बात स्पष्ट है। चालक जिनमें धारा प्रवाह होता है, दो प्रकार से होता है। दिमाग में वापस बात माननी चाहिए आपके कि चालक कह दिया तो जिसमें धारा प्रवाह होगा वो चालक होंगे। अब धारा प्रवाह होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है उत्तरदायी, तो ऐसे चालक क्या बोलेंगे अपन? धात्विक चालक बोलेंगे। यदि धारा के प्रवाह के लिए आपके मुक्त आयन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, देन अपन उस चालक क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक बोलेंगे। ठीक है, विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, धातु चालक बता दिया मैंने आपको। धातुएं जितनी भी है बेसिकली वो धातुएं आपके चालक है। विद्युत अपघटनी चालक, एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, नाम आ रहा है यहाँ पर अपघटनी। अपघटन, टूटने के फलस्वरूप ये चालक, ऐसे चालक जो अपघटन के फलस्वरूप विद्युत का प्रवाह करते हैं या चालकता गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें बोल देंगे विद्युत अपघटनी चालक। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये अपने टूटने के पहले की स्थिति में क्या धारा का प्रवाह नहीं करते हैं? बिल्कुल सही बात है, नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इन पदार्थों की विशेषता होती है कि ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में या विलीन प्रावस्था में। गलित अवस्था में या विलीन प्रावस्था में क्या होते हैं? ये अपने मुक्त आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाएंगे। जैसे मैंने कहा NaCl है, नमक है। बेसिकली कैसा? नमक में आप जैसे करंट का फ्लो करोगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। नमक में आप यदि करंट का फ्लो करोगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नमक ठोस है, उसमें आयन है लेकिन बॉन्डेड है, आकर्षण से बंधे हुए, आयनिक बंध से बंधे हुए, तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। मैंने शर्त क्या बताई थी? मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। मुक्त आयन उसमें नहीं है, आयन है लेकिन जुड़े हुए, आयनिक बंध जुड़े हुए, तो इसलिए वो आप कैसे हो? कुचालक। लेकिन उसको जल में घोल दिया जावे और आप करंट लगाएं, 10 वोल्ट करंट भेजें और आप उसको हाथ लगा करंट आएगा। आपके सवाल में दिमाग में सवाल और आ रहा होगा, एक आ रहा होगा कि सर इसमें यदि आप कह रहे हैं कि नमक को जल में डाल दिया जावे और आप करंट लगाएं तो करंट आएगा। सर नमक नहीं डालें तभी तो आप करंट लगाइए और करंट हाथ लगा करंट आता है, ऐसा क्यों होता है? आपका जो पानी भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, जल भी दो तरह का होता है। एक है शुद्ध जल, अपन जो पानी पीते हैं वो जल पीते हैं लवणीय जल, और जो जल आपका बारिश का पानी होता है एक होता है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल की विशेषता है कि उसमें आप करंट का फ्लो करोगे तो आपके करंट का फ्लो नहीं होगा। जबकि अपन जो पीने के लिए पानी, अपन जो पानी पीते हैं मिनरल वाटर, जो आपके बिस्लरी एक्वा के नाम से बहुत सी बोतल्स में आपके मिलती है, जो आपके वो होता है आपका मिनरल वाटर होता है, उसमें यदि आपका करंट का फ्लो करोगे तो होगा। क्योंकि उसमें है क्या? मिनरल लवण, लवणीय जल है। अपनी बॉडी को लवण की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, लवण की जरूरत है, तो लवण की पूर्ति, लवण हो जाएगी, पूर्ति शरीर को होती है, पानी माध्यम से भी होती है और माध्यम से होती है, लेकिन पानी माध्यम से भी होती है। ठीक है, वही लवण का स्वाद अपना पानी का स्वाद को डिफाइन करता है कि पानी मीठा है, तो पानी मीठा नहीं, पानी तो स्वादहीन होता है, लेकिन पानी में जो घुले हुए लवण है उसके स्वाद को डिफाइन करता है, उसको परिभाषित करता है। ठीक है, तो सामान्य जो अपन जो पानी पी रहे हैं उस पानी में लवण ऑलरेडी घुले हुए हैं। अब लवण घुले हुए तो आयन टूटा हुआ है, आयन है तो धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ गलित अवस्था में या विलीन प्रावस्था में धारा प्रवाह होता है, इसको बोलेंगे विद्युत अपघटनी चालक। ऐसे पदार्थ जो आपके ठोस अवस्था में होते हैं कुचालक, परंतु गला दिए जावे गलित अवस्था में वो पदार्थ आपके चालक के रूप में व्यवहार करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आपके विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ गलने पर आयनों टूट जावे, जो पदार्थ गलने पर ठोस अवस्था में कुचल रहे, गलने पर टूट जावे, आयनों टूट जावे, इन पदार्थों को बोलते हैं विद्युत अपघटय। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटय बोलते हैं। विद्युत अपघटय कहते हैं ऐसे पदार्थ जो आपके जल में घोलने पर पूरे आयनों में टूट जावे या आयनों में वियोजित हो जाते हैं, पूरे टूटे या नहीं टूटे उसके आधार पर दो और मार देंगे अपन, टूट जावे और आयनों में टूट गए तो आयनों टूटने से वो चालक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटय कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसे चालक को विद्युत अपघटनी चालक के गुण को रूप यदि वो चालकता को प्रदर्शित कर रहा है तो उसे विद्युत अपघटनी चालक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ बोलेंगे विद्युत अपघटय। ठीक है, ये दो प्रकार होते हैं, एक होता है परबल विद्युत अपघटय, परबल विद्युत अपघटय होता है,
और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटन। दुर्बल विद्युत अपघटन ये प्रबल विद्युत अपघटन। ये क्या होता है? ऐसे अपघटन टूटने वाले ऐसे अपघटन ऐसे पदार्थ जो टूटने के फलस्वरूप धारा का प्रवाह करे, लेकिन प्रबल विद्युत अपघटन मतलब होते हैं जो पदार्थ पूरा पूरा टूट गया हो, ऑलमोस्ट पूरा पूरा क्या हो गया, टूट गया हो, वियोजित हो गया हो, डिसॉल्व हो गया, पूरा पूरा आयन टूट गया हो, उन्हें बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघटन। जैसे NaCl है, KCl है, NaOH है, ठीक है, जो आपका NaCl है, HCl भी है, ठीक है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल और क्षार से बने लवण है, ये सभी किसमें आएंगे? आपके प्रबल विद्युत अपघटन में आएंगे। अर्थात ऐसे पदार्थ को अपन जल में बोलेंगे तो ये पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, इन पदार्थों को बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटन। और जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, केवल आंशिक रूप से टूटते हैं, उन्हें बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन बोलते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बोल दिया एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ये आपके इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं क्योंकि ये सिरके से प्राप्त होता है। सिरका जो आपका होता है, सिरके को ना लैटिन भाषा में बोलते हैं एसिटम, और वहीं से नाम पड़ा एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, ठीक है, NH4OH है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एसिटिक अम्ल है। और आपके जो आपके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण होते हैं वो भी इसी में आते हैं, CH3COONA, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, इसका नाम ऐसे एथेनोइक अम्ल भी है, इसका नाम सोडियम एसीटेट इसका नाम है, और इसका नाम है एसिटिक अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल को, इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी दुर्बल विद्युत अपघटन हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये जो आपके होते हैं ये दुर्बल विद्युत अपघटन है, अर्थात इनको जल में बोलोगे तो ये आंशिक रूप से टूटेंगे, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, उनको बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघटन बोलेंगे, ठीक है। तो वापस वहीं पर आते हैं जहां पर बात कर रहे थे विद्युत अपघटनीय चालक। अभी किस तरह चालन का धारा प्रवाह करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वापस समझ लीजिए एक बार क्या है। मैंने कहा विद्युत अपघटनीय चालक जिसमें विद्युत ऊर्जा का चेंज रासायनिक ऊर्जा में होगा, तो मैंने कहा कि ये चेंज होगा, तो अब चेंज होगा तो किस रूप में होगा, क्या होगा, तो अपघटन के माध्यम से चालकता गुण प्रदर्शित कैसे होगा। तो मैंने कहा कि चालन का गुण होना दो रूप में आता है, किसे कहते हैं चालक, तो चालक और चालक क्या होता है बता दिया मैंने। चालक कैसे होता है, तो चालक में धारा का प्रवाह होगा, वो कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से या मुक्त आयन के माध्यम से होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में धातु चालक होते हैं, और मुक्त आयन के रूप में कहें तो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं, ठीक है। ये इस रूप में है और ये इस रूप में है, ठीक है। मुक्त आयन कैसे होंगे, अर्थात जो ऐसे पदार्थ जो गलने पर आयन टूट जाएंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा आपका, वो आपके गलित अवस्था में चालक का गुण करेंगे, उनको बोलेंगे विद्युत अपघटनीय चालक। और जो आपके ठोस अवस्था में कुछ चालक होते हैं, बाकायदा 2017 में सवाल पूछा गया था, BSc या 2017 में सवाल पूछा गया था, किस प्रकार के ठोस, फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है उससे सवाल पूछा गया था, किस प्रकार के ठोस अपने ठोस अवस्था में के कुचालक होते हैं परंतु गलित अवस्था में सुचालक होते हैं। तो आंसर होता है उसका आयनिक ठोस। ये NaCl वगैरह है, मैंने कहा था NaCl वगैरह आयनिक ठोस है, ये सब आयनों के माध्यम से बने हुए ठोस हैं। तो आयनिक ठोस ऐसा ठोस जो आपके ठोस में कुचालक है परंतु गलित अवस्था में आयन टूट जाएंगे तो चालकता गुण प्रदर्शित करेंगे। जो पदार्थ गलने पर चालकता गुण प्रदर्शित करते हैं उनको बोलते हैं विद्युत अपघटन। अब ये पूरा टूट जाएगा, 100% वियोजित हो जाएगा लगभग, तो उसे बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघटन। थोड़ा ही आंशिक रूप से टूटेगा उसे बोलेंगे आंशिक के लिए दुर्बल विद्युत अपघटन। और आंशिक के रूप से टूटा उसके लिए आप पढ़ेंगे, बताऊंगा आगे मैं, वियोजन की मात्रा अल्फा से डिफाइन करते हैं, वियोजन मात्रा कैसे, कितना टूटा हुआ, कितना उसका वियोजन हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बताते हैं अपन कि विद्युत अपघटनीय चालक सेल में किस तरह चालन का प्रभाव होता है, किस तरह आपके आयनों के माध्यम से किस तरह रिएक्शन होती है, किस तरह बैटरी से होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया किस तरह विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। देखिए इसके लिए हमें एक आपका पात्र लेना होता है, कुचालक पात्र ले लो, कांच का ले लो, ठीक है। पात्र लेके उसमें दो धात्विक इलेक्ट्रोड होते हैं, दो धात्विक इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है।
लेकिन एक ही पात्र में। जहां वहां पर अपन ने विद्युत रासायनिक सेल में क्या देखा, दो अलग अलग पात्र लिए थे, और यहाँ अपन एक ही पात्र लेंगे, ठीक है। और वहां पर लवण सेतु की जरूरत थी, यहाँ लवण सेतु जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये धातु के दो अपन ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर अपन तार लेकर ये बैटरी जोड़ दिया, बैटरी पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तार से लेके अपनी बिल्कुल ये बैटरी क्या हो गई, ये बैटरी हो गई, ठीक है। और ये अब हो गया आपके धात्विक इलेक्ट्रोड, धात्विक इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड हो गए, ये भी हो गया और एक ये भी हो गया, दोनों धात्विक इलेक्ट्रोड हो गए, या बैटरी हो गई। जो धात्विक इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है उसे अपन कहते हैं एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। और जो धात्विक इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है उसे अपन बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये आपका इस एक टैंक है बर्तन के दो या पात्र के दो, इस पात्र को बोलते हैं विद्युत अपघटनीय टैंक, विद्युत अपघटनीय टैंक कहते हैं, अपघटनीय टैंक कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये आपका होता है कांच का, के दो कांच का बना हुआ है, ये आपके कांच का, ठीक है। कुचालक, जो कुचालक पात्र बना होता है, ठीक है। इसके अंदर अपन विद्युत अपघटन लेते हैं, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन ले लिया। उसका जलीय विलयन, कौन सा विलयन, जलीय विलयन, ये गलित अवस्था में ले लिया अपन ने, विद्युत अपघटन ले लिया। विद्युत अपघटन मतलब ऐसा पदार्थ ले लिया जिसमें आपके जो टूटने पर या वियोजित होने की दशा पर वो धारा प्रवाह इसमें संभव हो, उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। इसका जलीय विलयन ले लिया ताकि वो आपके वियोजित हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, तो ये आपके पॉजिटिव, तो जितने भी नेगेटिव आयन होंगे विलयन के, विद्युत अपघटन में नेगेटिव आयन होंगे वो आपके इस ओर आएंगे, किस ओर आएंगे, नेगेटिव आयन है वो आपके एनोड की ओर गति करेंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे। जितने पॉजिटिव वाले हैं वो इस ओर आएंगे, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो आपके कैथोड की ओर आएंगे, पॉजिटिव वाले कैथोड की ओर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार दोनों विपरीत आयन हैं वो विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि अपोजिट चार्ज ऑलवेज हैव अट्रैक्शन नेचर, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है तो जितने भी नेगेटिव आयन हैं वो आपके पॉजिटिव प्लेट की ओर आएंगे, जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो आपके इस जो आपका कैथोड नेगेटिव प्लेट है जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। अर्थात ये आयन है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में आपके रेडॉक्स प्रक्रिया संपन्न होती है। अब कैसे होती है रेडॉक्स प्रक्रिया संपन्न होती है, देख बात करते हैं। मान लेते हैं जो विद्युत अपघटन लिया अपन ने, ले लिया NaCl, क्या ले लिया, NaCl लिया, ठीक है। NaCl लिया तो इसका मतलब ये टूट कर क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, टूट जाएगा अंदर आयनों में, तो Na+, Cl-, Na+, Cl-, बहुत सारे आयन बन जाएंगे, ठीक है, टूट गया। तो देखो अब एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, देखो जैसे बैटरी, अब अच्छा मैंने पहले कहा था धारा का प्रवाह जहां हो रहा है वहां एक बंद परिपथ होना चाहिए। बैटरी है, पॉजिटिव सिरा, तार जुड़ा हुआ है, ये आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, फिर आपके ये आपका माध्यम हो गया जो आपका चाल आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, जहां से आयन हो गए, तो आयन होने से वजह से धारा प्रवाह हो जाएगा अंदर, ये प्लेट आ गई, मतलब बंद परिपथ हो गया, ओके। अब सुनिएगा एनोड पर क्या होगा, एनोड रूप में कौन है, एनोड कोई वो नहीं है, एनोड केवल कोई धातु का नाम एनोड नहीं है, तो एनोड केवल और केवल इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे जुड़ा हुआ है वो आपका एनोड है। और वहां पर क्या कहा था मैंने कि जो इलेक्ट्रोड वोल्टमीटर के ऋण सिरे रूप में था वो आपका क्या था, नेगेटिव एनोड था, और जो पॉजिटिव था वो कैथोड था। यहाँ इसका उल्टा है, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे जुड़ा हुआ है वो एनोड रूप में कार्य कर रहा है और ये कैथोड रूप में कार्य कर रहा है। हमेशा याद रखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीजन होगा, तो देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर Cl- आयन है, यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव सिरा है, तो ये जितने भी नेगेटिव है वो यहाँ आएंगे, तो NaCl नेगेटिव क्या होगा, पहले NaCl कैसे टूटेगा देख लेते हैं। NaCl कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- आयन में टूटेगा, ठीक है, ठीक है। इस रूप में आयन टूट रहा है, NaCl Na+ कौन से जलीय विलयन, कौन से अवस्था में, जलीय अवस्था में ये आपके आयन टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसका मतलब यहाँ एनोड पर पॉजिटिव जो सिरा है इस प्लेट के ओर कौन आकर्षित होगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव कौन है, Cl- आयन,
तो Cl माइनस आयन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहाँ पर जमा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, हाफ Cl2, क्या बन जाएगा, हाफ Cl2 बन जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या हो गया, ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये हाफ Cl2 हो गया, ठीक है। आवेश दोनों बराबर होना चाहिए, इधर -1 है, इधर भी आवेश -1 है या 0 है, ठीक है। अब कैथोड पर देखते हैं, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा देखते हैं, कैथोड पर क्या है, कैथोड पर धनायन है वो यहाँ पर आपके जमा होंगे, तो Na+ आयन है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है होने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ गए, यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जितने भी सिरे आपका आयन है वो यहाँ जमा होने लगेंगे, ये जमा हो गए, सोडियम बन गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है, ये अपचयन हो गया, ठीक है। इस प्रकार Na+Cl- मिलकर NaCl बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इस प्रकार। अब बताओ, इसमें एक चीज स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर जो धनायन है वो यहाँ पर जमा होगा तो इस रोड का भार बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, यदि ये छड़ है, इस छड़ पर कोई पदार्थ और जुड़ रहा है तो इसका भार बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, कितना पदार्थ जमा होगा, ये कितना होगा कितना नहीं होगा, ये इस बात पर आगे पढ़ेंगे, अपन विद्युत अपघटन के नियम पढ़ेंगे, वहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, एक आप अचालक एक पात्र होता है, ठीक है, कांच का बना होता है, ठीक है, इस पात्र को अपन विद्युत अपघटन टैंक कहते हैं, इसके अंदर को विद्युत अपघटन का जलीय ले लिया अपन ने, उसमें दो धातु इलेक्ट्रोड डुबो दिए, जो धातु इलेक्ट्रोड बैटरी के धन सिरे जुड़ा होता है उसे एनोड बोलते हैं, ऋण सिरे जुड़ा होता है उसे कैथोड बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, बैटरी को चालू कर देंगे, तो जैसे आपके अब धारा जाएगी अंदर जाएगी तो आयनों गति होगी, नेगेटिव आयन अंदर के हैं वो पॉजिटिव की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोड की ओर, और पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आपकी गति करेंगे, अर्थात जो विलयन के आयन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। अब गति करेंगे तो यहाँ पर ये गैस मुक्त हो रही है, यहाँ पर आपके धातु की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत नियम आते हैं, ये आगे ये आपके यहाँ जमा होगा तो कितना पदार्थ यहाँ जमा होगा, कितना होगा, उसका अध्ययन किया था वैज्ञानिक फेराडे ने, किसने अध्ययन किया था, फेराडे ने अध्ययन किया था, और दो नियम दिए थे जिसे बोलते हैं फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ते हैं अपन। तो हमने अभी देख लिया विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में धनायन है वो कैथोड की ओर और ऋणायन है वो एनोड की ओर गति करेंगे, ठीक है, अर्थात विलयन के जो आयन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा वो जैसे मान लीजिए आयन है वो आपके इलेक्ट्रोड जमा होंगे तो आपके वो इलेक्ट्रॉन वहां त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम आयन है उसने आपके वहां जमा हो गए तो इलेक्ट्रॉन वहां था और जमा होकर उदासीन हो गया, वहां जमा हो गया, ठीक है। ऐसे आपके वापस पदार्थ जमा हो जाएगा, वापस तोड़ेंगे गला देंगे तो वापस वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, जैसे आपके मैंने बताया था विद्युत रासायनिक सेल में होता है वैसे वापस चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं, फेराडे ने ये कहा कि जैसे कोई पदार्थ है उसको अपन ने घोल दिया तो जैसे धनायन है वो कैथोड जमा हो रहा है, कितना जमा होगा, इस बात के बारे में फेराडे ने बताया कि जितना आवेश उसके अंदर विलयन में प्रवाहित करोगे उतना ही आपके धनावेश में जमा होगा, ये फेराडे का प्रथम नियम है। क्या नियम है, अपन बात करते हैं, फर्स्ट दो नियम दिए थे उन्होंने, एक है फेराडे का प्रथम नियम क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा समझिए बात को, सब जने पूरा ध्यान दें, सब जने हर एक बात को आप सीखें समझें, और जो अपना चैनल है जिसमें आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें ताकि अधिक से अधिक इसको आप जान पाएं और अपने साथियों को बताएं कि ये जो फेराडे आपका जो आपके पढ़ाए जा रहे लेक्चर दिए जा रहे हैं आपको आज समझ आ रहा है, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल लिखें, तो मैं आपको उसमें आपकी प्रॉब्लम आपके लेक्चर में आप सबकी समस्याओं को मैं सॉल्व आउट करा दूंगा, ठीक है, सॉल्व करवा देंगे। आप सभी ध्यान सीखिए फेराडे का प्रथम नियम क्या होता है, देखिएगा। ये यहाँ पर एक आपका ये पात्र है, इस पात्र में आपके जैसे मैंने कहा ये आपके ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ये भी आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है, ये यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ दिया, पॉजिटिव सिरा, नेगेटिव, ये नेगेटिव सिरा, ठीक है, ये नेगेटिव सिरा हो गया। अब यहाँ पर जो आयन है
मतलब जो धनायन है, जितने भी धनायन है, जैसे अपन NaCl एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो NaCl एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, Na+Cl Na+ किधर जाएगा, इधर जाएगा, बहुत से Na+ आयन है वो आपके इधर जाएंगे और Cl इधर आएंगे। तो फैराडे कह रहा है जो कितना धनायन जमा होगा, तो विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में नियम क्या है, विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया क्या है, बस सिंपल सी बात है कि विद्युत अपघटन खोल दिया, दो इलेक्ट्रॉन लगे हुए, करंट बैटरी जोड़ा हुआ, करंट फ्लो कर दिया आपने, तो बस वो आपके आयन जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। बस इस प्रक्रिया में कितना यहाँ पे जमा होगा, धनायन कितना जमा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी से कितना करंट इस विलयन में प्रवाहित हुआ, कितना आवेश यहाँ प्रवाहित हुआ है। नियम क्या है, इसको शब्दों में कैसे अपन कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में कैथोड पर जमा होने वाले, कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, कैथोड जमा कौन होगा, जो पदार्थ जमा होगा, पदार्थ की मात्रा जमा होगी वो उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात मान लेता हूं मैं कि m पदार्थ की मात्रा है, जमा होने वाली मात्रा m है, तो समानुपात में q, बहुत सी किताबों में w ले रखा है तो भी आपको इश्यू नहीं है ना, तो m इस पर बराबर हो जाएगा आपका zq, ठीक है, zq। कहीं किताबों में w इस पर लिखा हुआ w बराबर zq, वो इश्यू नहीं है, केवल ये समझिए m क्या है, यहाँ पर m है आपके जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जहां m क्या है, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, और आपके, और जहां पर q आपके है प्रवाहित आवेश की मात्रा, विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा है, ठीक है। Z आपका एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, कहा जाता है। इस पर बेस ये आपका फैराडे का प्रथम नियम हो गया। इस पर बेस सवाल पूछते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उनको कैसे हल करते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, समझिए क्या होता है, देखिएगा ना। देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये आपके इसी सवाल में देख लेते हैं, मान लो मैं कहूं कि ये 5 एम्पीयर की धारा, आई का मान दे रखा 5 एम्पीयर, मान लो 5 एम्पीयर की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, मान लो मैं कहूं कि ये 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, मतलब इससे विद्युत प्रक्रिया हुई, अपने बैटरी ऑन कर दिया और जो धारा जा रही है वो देख लीजिए कितना मीटर से कितनी है, वोल्टेज आपके 5 एम्पीयर धारा जा रही है और समय कितना 10 मिनट तक उसको भेजा गया है। अब करंट भेजा तो यहाँ धनायन जमा होंगे, धनायन कितनी मात्रा जमा होगी, इस सवाल पूछा गया है। सवाल ऐसा दे दिया, मान लो कि NaCl के विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में आपके 5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया तथा इस प्रक्रिया के अंतर्गत कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, या कैथोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होगी, उसके बारे में देखते हैं, कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान सुनो। अच्छा NaCl कैसे टूटेगा, NaCl पता तुम्हारे को, तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, ठीक है। अच्छा हमारे को यहाँ पर कैथोड में जमा कौन होगा, Na+ आयन होगा, तो Na+ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और आपके Na में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, ध्यान समझिए ये बात को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 मोल अच्छा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यदि मान लो यहाँ कहूंगी, इसका मतलब हुआ 1 सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और 1 सोडियम आयन में बदल गया, 1 सोडियम परमाणु बदल गया, या मैं ऐसा कहूं 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ग्रहण कर रहा है और 1 मोल आपके सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो रहा है, ओके। इसका मतलब हुआ इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश ग्रहण किया और 1 मोल सोडियम परमाणु बन गया, 1 मोल सोडियम परमाणु, 1 मोल सोडियम परमाणु में तब्दील हो गया, बदल गया, ठीक है। चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, आपको स्पष्ट किया था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश होता है 1 फैराडे, क्या होता है, 1 फैराडे, ओके। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, बताया था मैंने पहले आपको, ये कहां से आया, 1 फैराडे होता है 96,500 कूलम। मैंने लास्ट लेक्चर में जब बताया था, मैंने बताया था कि 96,500 कूलम कैसा आता है, नैन समीकरण में आप वीडियो में देख सकते हैं, नैन समीकरण में बताया था 96,500 कूलम ऐसे कैसे आया था, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब इसका मतलब 1 मोल सोडियम परमाणु बने, 1 मोल सोडियम परमाणु का भार कितना होता है, कितना होता है, उसका परमाणु भार होता है,
एक मोल परमाणुओं का भार, परमाणु भार तो कितना होगा, सोडियम का परमाणु कितना होता है 23 ग्राम, कितना ग्राम होगा 23 ग्राम। अच्छा आप कल्पना करिए सोडियम का एक परमाणु जिसे अपन देख नहीं सकते, क्या उसका वजन 23 ग्राम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सोडियम का जो 23 ग्राम है वो क्या है, एक परमाणु का है, एक परमाणु का है, एक मोल परमाणु का है, वो है एक मोल परमाणु का। एक परमाणु का भार 23 ग्राम नहीं हो सकता, तो क्या है एक मोल परमाणु का है, जिसे अपन मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, या परमाणु भार कह दो, कितना है ये हो जाएगा 23 ग्राम। एक मोल सोडियम परमाणु भार कितना हो गया 23 ग्राम, कितना हो गया 23 ग्राम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने यदि 96,500 कूलम आवेश भेजे तो सोडियम कितना जमा होगा 23 ग्राम जमा हो जाएगा। अच्छा अपने कितना आवेश भेजा है, तो अपन जानते हैं फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, Q बराबर क्या होता है IT, आवेश प्रवाह दर को धारा कहते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा IT, Q का मान निकाल लो, I का मान कितना है 5 एम्पियर, समय कितना है 10 मिनट है, सेकंड बदल दो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000 कूलम हो जाएगा। अर्थात यदि मैं कहूं चूंकि आपके 96,500 कूलम आवेश प्रवाहित करें, आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है, जमा सोडियम के दो पदार्थ के दो, पदार्थ की मात्रा कितनी है, पदार्थ की मात्रा बराबर कितनी है 23 ग्राम, कितने ग्राम है 23 ग्राम लिखो। इसलिए एक कूलम आवेश प्रवाहित करें तो कितना होगा, तो 23 ग्राम बटा 96,500 कूलम, और इसलिए 3000 कूलम अपन ने कितना बेचा है 3000 कूलम आवेश भेजा, तो कितना होगा, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 23 ग्राम अपॉन 96,500 कूलम इनटू 3000 कूलम, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, देन आपका 23/965 इनटू 30, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका ग्राम हो जाएगा, गुणा कैलकुलेशन के टाइम अपन खर्च नहीं करेंगे, मान लो का ग्राम आया, कितना ग्राम आया, क्या ग्राम आपके आ गया। ओके, इन सवालों को अपन ऐसे हल करेंगे, तो आप समझ गए होंगे फैराडे का प्रथम नियम है वो क्या होता है, वो समझ गए, आप समझ गए बात को, ये नियम कहता है कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं। अब मैं एक सवाल और लेता हूं जिससे आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, फैराडे प्रथम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या कह रहा है समझते हैं। अच्छा इसे देखते हैं, पहले की है ना, जैसे मान लो ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है और ये आपका बैटरी है, पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा, ओकर आपने देखा होगा, जैसे ये आपके ये है, ये 1 ओम का है, मान लो ये 2 ओम है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, अब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे धारा जो जाएगी वो आई, तो यहाँ भी वापस आई, तो यहाँ वापस आई, धारा सेम जा रही, मतलब आवेश की मात्रा समान प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ओके, तो ये कब है, जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम जुड़े हैं, तो यदि समांतर क्रम होता तो क्या होता, ये बैटरी, ये पॉजिटिव सिरा और ये नेगेटिव सिरा, ठीक है, और ऐसे गैस में जैसे मान लो ये आपके आई धारा जा रही है, ठीक है, आगे चलकर ये आपके बढ़ गया, ऐसे हो गया, ठीक है, मान लो ये ऐसे आपके बढ़ गया, ठीक है, ऐसे गैस में ये मान लो गया आपका I1, ये I2, ये I3, ये वापस यहाँ मिलेगा तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, वापस क्या हो गया I हो गया, तो वापस I, ये I जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब जुड़ा हुआ होगा तो ऐसे केस पे क्या होगी, समान आवेश की मात्रा जाएगी, तो उसी को लेकर फैराडे ने एक नियम दिया है, दूसरा नियम दिया है, उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो एक आपके ये है, एक अलग अलग पात्र है, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये यहाँ से इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोड है ये, तो यहाँ से लेकर अपन ने ये जोड़ दिया, मान लो बैटरी है, पॉजिटिव सिरा और ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, ये पूरा जोड़ दिया, ठीक है, जोड़कर इसको ये मान लो यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसको अपन यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब सब जुड़ गए, और ये आपका विद्युत प्रति बिलियन है, यही है, ठीक है, ठीक है, आप समझिए बात को। ये अलग मान लो मैं कह देता हूँ, ये आपका है कॉपर सल्फेट,
ये मान लो हमें कह दिया सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। तो मैं कहूं कि एक विलियन आपका ये है, एक विलियन ये है, बैटरी से मैं करंट भेजूंगा तो यहाँ जितना आवेश आएगा, चूंकि दोनों श्रेणीक्रम में जुड़े हुए, सब श्रेणीक्रम में ही है, तो श्रेणीक्रम में क्या होगा, तो समान आवेश की मात्रा जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इस नियम क्या है, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलियनों में, विभिन्न विद्युत अपघटनी विलियनों में समान आवेश की मात्रा को समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जोड़कर इनमें आवेश की मात्रा प्रवाहित किया जाए, तो इनके कैथोड पर, इनके कैथोड पर, कैथोड ये है, यहाँ कैथोड ये है, कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा होती है वो इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ कॉपर जमा होगा तो कॉपर का भार, कॉपर का जो भार होगा, जो कॉपर पदार्थ की मात्रा होगी, कॉपर का भार होगा वो कॉपर के तुल्यांकी भार, कॉपर के तुल्यांकी भार के बराबर होगा, तुल्यांकी भार बराबर होगा। इसी प्रकार सिल्वर का भार होगा वो सिल्वर के तुल्यांकी भार बराबर होगा, सिल्वर का जो भार होगा वो समानुपात में होगा सिल्वर के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा, ठीक है। तो अब मैं काम करूं, समानुपात से घटाएंगे कोई क्वेश्चन लग जाएगा, तो कॉपर का भार इसका कांस्टेंट आएगा, मान लो इसको भाग में लगाऊं मैं, तो कॉपर का भार अपॉन सिल्वर का भार, समझिए मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, मान लो के कांस्टेंट है, के इनटू कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन के ही है, कैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिल्वर का तुल्यांकी भार, सिल्वर का तुल्यांकी भार, ठीक है, सिल्वर का तुल्यांकी भार। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं क्या, कॉपर का भार अपॉन सिल्वर का भार बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार बटा सिल्वर का तुल्यांकी भार। ये अपन ऐसा भी कह सकते हैं, या अपन मैं ऐसा कहूं, कॉपर का भार इसको मैं नीचे लिया हूं तो क्या होगा, कॉपर का भार अपॉन कॉपर का तुल्यांकी भार, ओके, बराबर क्या होगा, सिल्वर का भार अपॉन क्या होगा, सिल्वर का तुल्यांकी भार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कह सकते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। यदि तीन वेरिएबल आपके कॉपर का भार दे रखा हो, सिल्वर भार दे रखा हो, ये कॉपर तुल्यांक भार दे रखा हो, तो अपन ये ज्ञात कर लेंगे। एक तीन दे रखा हो, एक पूछ ले तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें फैराडे के द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे के द्वितीय नियम हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे